हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एग्ज़ाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर और हमारी क्लास चल रही थी बायोलॉजी की। तो आपको पता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज की क्लास की ओर चलते हैं और कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, पोषण क्या है तथा इनके प्रकार उदाहरण सहित बताइए। आपको बताना है परिभाषा और इनके प्रकार बताकर उनको भी एक्सप्लेन करना है और उनके एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण लिखने हैं। ये आपके सारे क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस आपके 4 नंबर के हैं और ये लास्ट वाला जो है ये 6 नंबर कैरी करता है। आज मैं हार्मोन्स आपको पूरी तरह से पढ़ा दूंगी, जिससे कि चाहे एक हार्मोन्स के बारे में पूछे चाहे 2 हार्मोन्स के बारे में पूछे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आपको पता है पोषण क्या होता है। अब शरीर हमारी जो है वो कई सारी गतिविधियां करती है। क्या करती है? बहुत सारी गतिविधियां करती है। हमें काम भी करना होता है और आंतरिक गतिविधियां भी हमारे शरीर में होती है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए हमें? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमें भोजन से मिलती है। कहते हैं कि हमें अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी फूड लेना चाहिए, यानी कि पोषण युक्त जो है भोजन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं पोषण की परिभाषा क्या होगी। तो पोषण आपका हो गया, आपका पहला जो प्रश्न है, ठीक है। पहले हम पोषण की परिभाषा देखते हैं। पोषण क्या होता है कि भोजन के रूप में ऊर्जा का संग्रह करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? आपका पोषण होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। भोजन की वह मात्रा, भोजन की वह संतुलित मात्रा, संतुलित मात्रा जो हमारे शरीर में हो रही गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करे। भोजन की वह संतुलित मात्रा जो हमारे शरीर के आवश्यकता अनुसार माफ़ी चाहूँगी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसको आगे। शरीर के आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे, वह पोषण कहलाता है। वह पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। तो क्या है आपका पोषण? यानी कि भोजन की वह संतुलित मात्रा जो हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करे, वह पोषण कहलाता है। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि भोजन की वह मात्रा, नहीं, यह जो संतुलित शब्द है, ये जो संतुलित शब्द है, यही जो है इस परिभाषा का मेन पॉइंट है। यानी कि भोजन की वह संतुलित मात्रा, भोजन तो आप करते ही हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कभी हमने ज़्यादा खा लिया, कभी हमने कम खा लिया। वो चीज़ें मैं नहीं कह रही हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि वो जो भोजन है उसमें पोषण कितना है, वो कितना पोषक युक्त है, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। भोजन की वह संतुलित मात्रा जो हमारे शरीर के आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करे, वह पोषण कहलाती है। तो ये आपकी हो गई परिभाषा। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप पहले कैसे लिखेंगे, उसकी एक भूमिका बनाते हुए कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप इस आगे ऐसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं इनके प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि इनके 2 प्रकार होते हैं। जो पोषण होता है वह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाएगा स्वपोषण, और दूसरा आपका हो जाएगा परपोषण। ओके, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? परपोषण हो जाएगा। तो आइए देखते हैं
ये दोनों क्या होते हैं? तो जो स्वपोषण होता है, स्व यानी कि स्वयं द्वारा, ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है, ऐसे स्पीसीज जो अपना भोजन जो है स्वयं निर्माण करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्वपोषी जीव। जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, यानी कि पादप। पादप क्या है? हमारे स्वपोषी स्पीशीज हैं, ठीक है। तो ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। क्या हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वपोषी जीव कहते हैं। वह स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है आपके पौधों में? क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। तो पहले उदाहरण में हमने लिखेंगे पादप। ओके, पादप आपका हो गया, और लिख देंगे किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं भोजन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या है आपका? परपोषण है। अब पर यानी कि जैसे स्व से स्वयं द्वारा भोजन बनाना, वैसे पर यानी कि दूसरों पर डिपेंड रहना। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। जो परपोषी जीव होते हैं, इनमें ऐसे जीव आते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके परजीवी कहलाते हैं। इनमें भी 3 विभाजन होता है आपका। क्या हो गया? मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? मृतोपजीवी 3 भागों में बटा होता है ये। मृतोपजीवी, दूसरा आपका हो जाएगा मृतोपजीवी हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा, परजीवी, और तीसरा आपका हो जाएगा प्राणी संभोजी। संभोजी, प्राणी संभोजी। तो हमने पोषण की परिभाषा देख ली, उसका विभाजन देख लिया। अब हम यहाँ पर जो स्वपोषी पहले आपके हो गए, यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको, दूसरा परपोषी हो गए। ओके, तो जो परपोषी होते हैं, मैं इनका विभाजन बताती हूँ आपको। तो पहला आपका हो जाएगा मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। दूसरा आपका हो जाता है परजीवी, परजीवी, और तीसरा आपका हो जाता है प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी। तो आइए इनको हम अच्छे से देखते हैं, ये है क्या। तो आपके जो मृतोपजीवी परपोषी जीव होते हैं, वो क्या होते हैं? जो सड़ी गली चीज़ों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, यानी सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। वो क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। इनमें आपका उदाहरण हो जाएगा जैसे कवक। क्या हो जाएगा आपका? कवक उदाहरण हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होते हैं? सड़ी गली चीज़ों पर अपना भक्षण करते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा परजीवी, यानी कि ये दूसरे एक जैसे एक स्पीसीज हो गई और एक दूसरी स्पीसीज है, उसके ऊपर अगर ये आश्रित है बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए हुए, तब ये क्या हो जाएगा? परजीवी, यानी कि किसी और जीव के ऊपर ये अपना आशियाना बनाता है, यानी उसका भोजन बनाता है। जैसे कि एक आपका उदाहरण है, इसमें बहुत ही फेमस उदाहरण है अमरबेल। क्या है आपका? अमरबेल। अमरबेल आपका हो जाएगा। ये क्या करता है? एक पौधा, एक पेड़ होता है, उसी में ये कुछ लताओं की तरह ये लिपटा हुआ होता है। तो परजीवी का सबसे बढ़िया उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? ये बिना कि इसको हानि पहुंचाए ये पेड़ के चारों तरफ ये लतानुमा संरचना में लिपटा होता है। आपका चौथा हो जाएगा प्राणी संभोजी। अब प्राणी संभोजी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो क्या करते हैं? भोजन को डायरेक्ट ठोस अवस्था में लेते हैं और उसे गलाकर घुलनशील बनाकर पाचन की क्रिया करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मनुष्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मनुष्य आपके। तो ये रहा आपका पोषण, जिनमें स्वपोषी होते हैं जो अपने स्वयं के द्वारा भोजन बनाते हैं। इनमें आ जाएंगे आपके पादप, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? भोजन की बनाने की क्रिया करते हैं आपके। और दूसरा आपका है क्या? परजीवी, जिनमें 3 विभाजन है, मृतोपजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी। मृतोपजीवी जो सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, जैसे कि कवक हो गया। परजीवी आपके दूसरे जीवों पर बिना उनको नुकसान पहुंचाए हुए उन पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि अमरबेल आपका। प्राणी संभोजी जो ठोस अवस्था में भोजन को लेते हैं, वो क्या हो गए आपके? प्राणी संभोजी, जैसे कि मनुष्य आपके।
तो आइए जो अपना अगला प्रश्न है वो है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इनके विभिन्न अंगों को लिखिए। तो जो पुष्प होता है आपको पता है उसमें नर और मादा जननांग पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आपका ये क्या है, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का डायग्राम है, यानी कि आपको इसी प्रकार से बनाना है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्या पाए जाते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये पेटल यानी कि दल हो गया। आप देखते हैं गुड़हल का फूल लेंगे, जो लाल वाला भाग उसमें का बीच में जो लाल वाला बाहरी भाग होता है जिसे हम पत्ती नॉर्मली बोल देते हैं, वो पत्ती नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, दल कहते हैं, इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, अब इसके अंदर जब हम इसको एक फूल को बीच से जब ऐसे लंबवत काट देंगे, हॉरिजॉन्टली काट देंगे, तो कुछ इस प्रकार से संरचना आपको दिखेगी। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके दल हो गए जो रेड कलर का होता है। ओके, ये आपके दल हो गए। और ये आपकी जो संरचना दिख रही है ये क्या है आपके, ये मादा जनन तंत्र है। इसका क्या है, ये आपका मादा यानी कि स्त्री केसर इसे पूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो पूरी संरचना आपकी है ये स्त्री केसर है। पहले हम बाहरी भागों को पढ़ लेते हैं। ये आपका दल हो गया और ये आपके सेपल्स हो जाती हैं। क्या हो जाती है, जो ग्रीन कलर की होती है नीचे डंठल के बगल, वो क्या हो जाती है, आपके सेपल्स हो जाती हैं। और ये जो नीचे वाला होता है, जो डंठल जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, तंतु, जिसे हम पेडिकल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। ये आपका तंतु हो गया। और जो जुड़ा, जहाँ से जुड़ाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं, जहाँ से जुड़ाव होता है ओवरी का, वहाँ वो क्या होती है, आपकी बाह्य दल पुंज होती है। अब चलते हैं आंतरिक संरचना पर। तो आपको जो ये संरचना दिख रही है ये क्या है, ये नर जनन तंत्र है। लेकिन ये जो संरचना दिख रही है ये आपकी क्या है, स्त्री जनन तंत्र है। तो आइए इसमें देखते हैं। ये जो कुछ बाइल, इसे कहते हैं बाइल लोब्ड स्ट्रक्चर। जो आपका पराग कोश होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। कैसे, ये बाइल लोब्ड होता है, द्विखंडित होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे एक लोब के स्ट्रक्चर में होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको बाइल लोब। ठीक है, क्योंकि इसमें दो लोब्स पाए जाते हैं। तो जो आपका पराग, इसे क्या कहते हैं हम, पराग कोश यानी कि एंथर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पराग कोश, जिसमें क्या रहते हैं, आपके पराग कण रहते हैं। आपके पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कण, जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये आपका हो गया पराग कोश। और ये जो ये वाला भाग है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। इसे भी हम तंतु कहते हैं। ठीक है, अब ये पूरा क्या कहलाता है, आपका परागकोश और तंतु मिलकर क्या कहलाएगा, आपका पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, आपका नर जनन तंत्र है। तो आइए लिखते हैं कि पुष्प का वह भाग, पुष्प का वह भाग जो जनन में भाग लेता है, भाग लेता है। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, जिसे हम क्या कहेंगे, पुंकेसर। क्या कहेंगे आपका, पुंकेसर। अब पुंकेसर के अंतर्गत भी आते हैं कुछ चीजें, जैसे आपका हो गया पराग कोश, पराग कोश। दूसरा आपका हो जाएगा तंतु। क्या हो जाएगा आपका, तंतु हो जाएगा। ओके, ये क्या है, आपके नर जनन तंत्र है। ठीक, आपका दूसरा हो जाएगा मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ओके, ये क्या होते हैं, अब आप इधर वाली संरचना जो देख रहे हैं, बीच वाली मैंने कहा ये क्या है, आपकी मादा जनन तंत्र है। इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके वर्तिकाग्र। जो ऊपरी वाली संरचना कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, ये क्या होती है, आपकी वर्तिकाग्र होती है, जहाँ पर क्या होते हैं, जो पराग कोश के अंदर पराग कण है, ये क्या करते हैं, ये उड़कर किसी माध्यम से, या फिर जैसे एक ही प्लांट पे होता है, मैंने इसको पढ़ाया था आपको, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ से उड़ करके इस पर बैठ जाते हैं आके। ये जो पराग कोश के अंदर पराग कण है वो क्या करते हैं, यहाँ से उड़, ये जब फट जाता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा, ये फट जाता है, तो ये जो पराग कण है आपके यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं कुछ इस प्रकार से। फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आकर क्या करते हैं, आपकी पॉलिनेशन की प्रक्रिया करते हैं। तो फिर ये क्या है, आपका वर्तिकाग्र, जहाँ पर पराग को कण आकर रुकते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा स्त्री केसर में, स्त्री केसर।
पहला आपका हो जाएगा क्या, वर्तिकाग्र। क्या हो जाएगा आपका, वर्तिकाग्र। दूसरा हो जाएगा जो आपके ये वर्तिकाग्र और अंडाशय के, अंडाणु के बीच में, अंडाशय के बीच में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, वर्तिका है। क्या पाया जाएगा आपका, वर्तिका पाया जाएगा, वर्तिका। और तीसरा आपका हो जाएगा क्या, अंडाशय इसको कहते हैं, इसके अंदर जो होते हैं वो अंडाणु है, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा अंडाशय, या अंडाणु भी आप लिखेंगे तो वो सही ही माना जाएगा। तो आपका पहले हम फिर से देख लेते हैं। आपको इस प्रकार से पहले स्ट्रक्चर बनाना है एक पुष्प का, अनुदैर्ध्य कार्ड का। उसके बाद इसमें आपको दिखाना है कि मादा नर जनन तंत्र कौन से हुए हैं और मादा जनन तंत्र क्या होते हैं। तो इनको हम आइए डिफाइन करते हैं। आपका पुंकेसर किन से मिलकर बना होता है, पुंकेसर हमारा नर जनन तंत्र कहलाता है और ये दो भागों में बटा होता है। पहला आपका हो गया परागकोश, दूसरा हो जाएगा तंतु। जो परागकोश है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, द्विखंडित होता है और इसी के अंदर परागकण पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा आपका, परागकोश के अंदर ही परागकण पाए जाते हैं। फिर आपका हो जाएगा तंतु। तंतु जो है परागकोश जिस ट्यूब से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, तंतु कहते हैं। ये हो गया आपका पुंकेसर की पूरी किस तरह से हमें लिखना है, डिफाइन करना है। उसके बाद हम चलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या कहलाता है आपका, मादा जनन तंत्र वाला भाग क्या कहलाता है आपका, स्त्री केसर, जिसमें वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। आपके वर्तिकाग्र क्या है, आपका ओवरी का ऊपरी भाग होता है। क्या होता है, ओवरी का ऊपरी भाग होता है। यहीं पर जो है परागकण आपके आके बैठते हैं। उसके बाद वर्तिका क्या है, वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच का जो भाग होता है उसे वर्तिका कहते हैं, जहाँ से पॉलिन ग्रेन्स जो हैं आपके परागकण जो है वो आगे की ओर जाते हैं, अंडाशय की ओर जाते हैं। फिर आपका नीचे वाला भाग जो हो जाएगा ये है आपका अंडाशय। यहीं पर आकर पॉलिन ग्रेन्स क्या करते हैं, यहीं पर आकर जाइगोट फॉर्म करते हैं। यहीं पर आकर क्या होता है, सीड का निर्माण होता है। क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। तो ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अंडाणु। ये पूरा अंडाशय हो गया आपका और ये क्या है आपके अंडाणु हैं जो बाद में सीड में यानी बीज में बदल जाते हैं। तो ये आपका रहा पूरा स्ट्रक्चर फ्लावर का। आपको कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया। अब आपको चाहे शॉर्ट में पूछे चाहे लॉन्ग क्वेश्चन से पूछे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए जो हमारा अगला प्रश्न है वो है क्या, प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके संरक्षण के लिए उपाय बताइए। यानी कि उपाय लिखना है आपको। पहले तो हमें ये जानना होगा प्राकृतिक जो है संसाधन क्या होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो आपके जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में, यानी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्राकृतिक यानी प्रकृति में पाए जाने वाले, हमारी प्रकृति के द्वारा पाए जाने वाले संसाधनों को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपका हो गया कोल, पेट्रोलियम हो गया, आपका ईंधन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं हम कि प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित, यहाँ पर एक वर्ड लगा दिया है संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ऐसा प्रबंधन जिनसे कि उनका अस्तित्व जो है सदा के लिए बना रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं, संपोषित प्रबंधन। मतलब कि वो कभी खत्म ना हो, नष्ट ना हो, उनका ऐसा प्रबंधन क्या कहलाता है, संपोषित प्रबंधन कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रबंधन जिसके द्वारा उनका अस्तित्व सदा के लिए बना रहे, सदा के लिए बना रहे, उसे संपोषित प्रबंधन कहते हैं। उसे संपोषित प्रबंधन कहते हैं। संपोषित प्रबंधन कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं।
यानी कि संसाधनों का ऐसा उपयोग यानी कि ऐसा प्रबंधन जिसके द्वारा उनका अस्तित्व जो है वो खत्म ना हो, वो क्या कहलाता है आपका संपोषित प्रबंधन कहलाता है। ये आपके इसमें आपके 2 नंबर मिल जाएंगे परिभाषा में। और आपको क्या बताना है, इनके संरक्षण के लिए उपाय भी बताने हैं। तो हम चलते हैं उपायों पर। उपाय हो जाएगा आपका कि जैसे कहते हैं ना वृक्षारोपण करना, तो वन विभाग के द्वारा इनके इस चीज़ के प्रबंधन के लिए, संपोषित प्रबंधन के लिए जो आपका वन विभाग है इसके द्वारा 1273 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कि वन विभाग द्वारा 1273 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण किया गया। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि वन विभाग के द्वारा जो गांव के लोग हैं यानी कि वहाँ उस क्षेत्र के लोग जहाँ पर ये वृक्षारोपण हुआ है उनकी देखरेख के लिए उनको रोजगार प्रोवाइड किया गया। तो उन वृक्षों की देखरेख के लिए वृक्षों की देखरेख के लिए लोगों को रोजगार दिया गया। लोगों को रोजगार दिया गया। रोजगार दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि किसी भी चीज़ का ईंधन के रूप में यानी कि उसका समुचित उपयोग करने के लिए सलाह दी गई। तो जो संसाधन है आपके संसाधनों का या वृक्षों या फिर लकड़ियों का, जैसे मैं संसाधन लिख दूंगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। संसाधनों का समुचित उपयोग, समुचित उपयोग करना। ठीक है, तो आपके उपाय क्या हो गए कि वन विभाग द्वारा 1273 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया, क्योंकि वृक्षारोपण करने से ही जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो हमें वो बैलेंस्ड रह सकते हैं। उसके बाद जो है वृक्षों की देखरेख के लिए लोगों को रोजगार दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि संसाधनों का समुचित उपयोग, यानी कि किसी भी चीज़ को बचाने के लिए उसका समुचित उपयोग करना ही ज़रूरी। हम बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो वो चीज़ें एक दिन ऐसा होगा कि उसका अंत हो जाएगा। इसीलिए हमें जितनी आवश्यकता हो यानी कि उसका समुचित उपयोग करना ही एक उपाय हो सकता है। तो आगे हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज हम बात करेंगे हार्मोन्स के ऊपर, यानी कि जो पादप हार्मोन्स आपके होते हैं। पादप हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा पौधों के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन्स कहते हैं। ओके, तो आपके जो पादप हार्मोन्स हैं ये 2 भागों में बटे होते हैं। तो आपको पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पादप हार्मोन्स। हम पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपका ये 2 भागों में बटा होता है। एक हो जाता है वृद्धि प्रेरक, एक हो जाता है आपका, पहला आपका हो जाएगा वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स और दूसरा आपका हो जाएगा क्या, वृद्धि अवरोधक। वृद्धि अवरोधक। ओके, अवरोधक। तो आपके जो वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स होते हैं ऐसे पादप हार्मोन्स होते हैं जो पौधे के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। मतलब ये पौधों की वृद्धि करने में सहायक करते हैं। तो आप किसमें कुछ हो जाएंगे, आइए देखते हैं। 3 भागों में बटे होते हैं। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा ऑक्सिन। क्या हो जाता है आपका, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो कैसा होता है आपका, वृद्धि प्रेरक होता है। दूसरा आपका हो जाएगा क्या, जिबर्लिंग। क्या हो जाएगा आपका, जिबर्लिंग। और तीसरा आपका हो जाएगा क्या, साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा आपका, साइटोकाइनिन हो जाएगा।
अब आपके वृद्धि हार्मोन्स जो होते हैं, वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स जो होते हैं वो दो बचे। पहला आपका हो जाएगा क्या, एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाएगा आपका, एब्सिसिक एसिड। और दूसरा आपका हो जाएगा क्या, इथाइलिन। क्या हो जाएगा, इथाइलिन। तो ये आपका हो गया विभाजन। आपको इसी प्रकार से बनाना है अगर हार्मोन्स के बारे में पूछता है। तो पहला आपका हो जाएगा वृद्धि प्रेरक, जिसमें कि आपके 3 हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। दूसरा आपका है वृद्धि अवरोधक, जो वृद्धि को रोकता है यानी कि उनकी एजिंग को बढ़ाता है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाएगा आपका, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा आपका। और दूसरा हो जाएगा इथाइलिन। तो जो आपका ये ऑक्सिन होता है ये क्या करता है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है, यानी वृद्धि प्रेरक हार्मोन होता है। तो एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। जो एब्सिसिक एसिड होता है, हार्मोन्स होता है, वो क्या करता है, आपके पौधों के टिप पे यानी ऊपरी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आपके, जैसे ये पौधा है तो ऊपरी भाग में इसके पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा ऑक्सिन, आपका ऊपरी भाग में पाया जाएगा। ये क्या करता है, जैसे अब यहाँ पर हम समझते हैं ऑक्सिन के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सिन के बारे में। ये क्या करता है, मैंने बताया पहले ऊपरी भाग में पाया जाता है। और जैसे कि एक गमला है, आपने ऐसे लगाया हुआ है कोई गमला, ठीक है, आपने इसमें प्लांटेशन किया हुआ है, ओके, ये आपके प्लांट हो गया। अब ये गमला कुछ कहीं पर गिर गया, कुछ भी हो गया, इसको मान लीजिए आपने इस गमले को इस प्रकार से किसी हवा से, किसी चीज़ से ये गिर गया गमला, और ऐसे ही इसी अवस्था में ये पड़ा रह गया, इसको इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब इस पौधे को कहाँ जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए ना। लेकिन ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स है ये क्या करता है, ये तने की वृद्धि अपर साइड में करता है। यानी कि अब इसका फ़ायदा क्या है, मैंने कहा ये कहाँ पर पाया जाता है, ऊपरी भाग में। तो इससे क्या होता है, ये जो ऊपरी भाग होता है ये जिस तरफ इसको बढ़ना चाहिए उसी तरफ बढ़ता है, ना कि जिस तरफ गमला गिरा हुआ है उस तरफ बढ़ेगा। अब ये कहाँ बढ़ेगा, ऑक्सिन की वजह से। ऑक्सिन क्या करता है, इस पौधे को सीधी ग्रोथ करता है। कैसी ग्रोथ करता है, आपकी पौधे की सीधी ग्रोथ करता है। तो इस हार्मोन्स का यही जो है काम है, ये क्या करता है, तने की लंबाई बढ़ाता है, इसको सही दिशा में इसकी वृद्धि करता है। ऑक्सिन का यही काम हुआ। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो ऑक्सिन होता है ये क्या होता है, प्रकाश के प्रति क्या होता है, प्रतिक्रिया करता है। यानी कि आपका कोई प्लांट है यहाँ पर, उसके ऊपरी भाग में आपका ऑक्सिन मौजूद है। अब यहाँ से आपकी सनलाइट आ रही है, ठीक है, आपकी यहाँ से सनलाइट आ रही है, अब क्या होगा, जिस तरफ सनलाइट होगी यानी कि प्रकाश की जो किरणें होती है जिस तरफ होंगी, ये पौधा जो है उसी तरफ प्रतिक्रिया करेगा, उसी तरफ झुक जाएगा। किसकी तरफ, आपका जो है सनलाइट की वजह से। अब ये ऑक्सिन क्या करेगा, इसको इसी दिशा में बढ़ाता हुआ चला जाएगा। तो आपका ऑक्सिन जो है यही कार्य है ऑक्सिन का। ओके, हम दूसरे पर चलते हैं। आपका क्या है, जिबरलिन। जिबरलिन आपका क्या होता है, ये सीड डॉर्मेंसी को बढ़ाता है। यानी कि अब हम देखते हैं इसका काम क्या है आपका जिबरलिन का। तो आपका जो जिबरलिन होता है, आइए देखते हैं। जिबरलिन पादप हार्मोन जो होता है, जैसे कि अब आपका ये कोई सीड है, आपने बो दिया, ठीक है, आपने इसको लगा दिया गमले में, आपने मिट्टी में इसको डाल दिया। अब आप ये टाइम हो रहा है, कई सारे सीड्स जो होते हैं वो नहीं ग्रो कर पाते हैं, जिसका मतलब उसमें क्या है, किसी चीज़ की कमी है न्यूट्रिशन की। तो ये क्या करता है, जिबरलिन हार्मोन्स क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को तोड़ना, मतलब कि ये क्या करता है, ये सीड को तोड़कर उसमें से क्या करता है, नई ग्रोथ को निकालता है। तो ये क्या करेगा, सीड को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, सीड ब्रेक हो जाएगा। पहले ऐसे ब्रेक होगा, इस तरह से जड़ें निकलेंगी, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, टूट के पूरा क्या करेगा, कुछ इस प्रकार संरचना बन जाएगी और यहाँ से एक पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या करता है, आपकी सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है। और ये तने की लंबाई बढ़ाने में, तने और जड़ें की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होता है आपका कौन, जिबरलिन। तो आपका ये हो गया, जिबरलिन के बारे में बात हो गई, हमने कर ली। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या आपका है, साइटोकाइनिन। जो आपका साइटोकाइनिन होता है ये क्या करता है, आपका साइटो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, सेल, जो ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। क्या करता है आपका साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन जो होता है पौधों में उसमें सहायक होता है। बहुत ही तेजी से कोशिका विभाजन करके पौधे की वृद्धि और विकास करता है। और जैसे कि आप जानते हैं गन्ने का पौधा होता है, गन्ने के पौधे में जो नोड और इंटर नोड्स पाई जाती है, इसे हम नोड कहेंगे, कि जो बीज की संरचना होती है
आपकी इंटरनोड हो गई। तो गन्ने और जो बांस का पेड़ होता है वो एक ही प्रजाति का कुछ कहलाता है, उसमें भी दोनों में नोड्स पाई जाती है, तो ये उसकी वृद्धि में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। क्या करता है? उसकी वृद्धि में सहायक होता है। ये हो गई हमारी वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स की बात। इसका क्या नाम है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? इसको हम क्या कहेंगे? IAA, मतलब इंडोल एसिटिक एसिड। ये दो भागों में बटा होता है ऑक्सीजन आपका, एक प्राकृतिक हो गया यानी कि नेचुरल हो गया, एक आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। तो वो भी आपको लिखना है। उसके बाद वृद्धि अवरोधक हार्मोन आपके दो पाए जाते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है ये क्या होता है? ये तनाव युक्त हार्मोन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम? तनाव युक्त हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? आपके पत्तियों की जीर्णता को बढ़ाता है। पत्तियां जैसे कहते हैं वो गल जाती हैं, तो उनके गलने में भी सहायक होता है। और जैसे कि फ्रूट आपका होता है, फल जो होता है उसको भी पकना होता है, तो ये फल के पकने में भी ये सहायक होता है। इथाइलिन जो ये क्या करता है? ये भी फल के पकने में सहायक होता है। इसको हम जो है कृत्रिम रूप से भी इसका यूज़ करते हैं और नेचुरली भी ये पौधे में पाया जाता है। जैसे कि आम हो गया आपका, जैसे कि पेड़ में वो पड़ा रह गया तो वो नेचुरली इथाइलिन की वजह से वो पक जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे केले को, कच्चे केले को आपने देखा होगा मार्केट में पकाया जाता है, तो इथाइलिन क्या कहते हैं? इथाइलिन कार्बाइड के नाम से आता है, तो वो उस पर प्रयोग किया जाता है और इथाइलिन की वजह से ही आपका कृत्रिम रूप से भी फ्रूट को पकाया जाता है। तो ये रही आपकी पादप हार्मोन्स की बातें। तो हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। हम अगले दिन जो है कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए।